हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लूसेंट का बुक जो है सामान्य ज्ञान का उसको कवर कर रहे हैं और आज हम लोग पूरे बुक का पहला पन्ना पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर है, पहला पन्ना है। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग इतिहास का पोर्शन शुरू कर रहे हैं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और बहुत ही सिंपल और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन अभी हाल के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फिर उसी आधार पर आप पॉइंट्स पर ध्यान रखिएगा और पढ़ते जाइएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ना जाने कितने एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। ये भी पूछा जा रहा है बार बार। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है। अभी आप इसका आंसर देख लीजिए, लेकिन जब आप बुक पढ़िएगा तब आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे। अगला क्वेश्चन है, विष्णु पुराण का संबंध किस प्राचीन भारतीय वंश से है। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। कलिंग राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा है, ये भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कि वेदों की संख्या कुल कितनी है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन है, सबको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले चैप्टर पढ़ लीजिए। तो चैप्टर शुरू करते हैं, इतिहास, भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू या जामुन वृक्षों के द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर पश्चिम में सिंधु पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राज्य चक्रवर्ती कहलाते थे। इस प्रकार की राजनैतिक एकता कम से कम दो बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व तीसरी सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। फिर इसी की चौथी सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जिसको याद रखिएगा। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेशाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस को है और इनका समय है 1638 से लेकर 1707 एडी। अब आइए, पहला चैप्टर जो है प्राचीन भारत, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, पहला चैप्टर है। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः चार स्रोतों से प्राप्त होती है। किससे किससे? पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य।
धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। अब एक एक करके सभी पक्ष को देखिए कि हमें जो पुरानी जानकारियाँ मिली हैं वह या तो धर्म ग्रंथ से मिला है, या ऐतिहासिक ग्रंथ से मिला है, या जो विदेशी भारत आए उनके विवरणों से मिला है, या यहाँ पुरातत्व संबंधी खोज होने पर पता चला है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय मानता है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चारों वेद को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं, याद रखिएगा। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएं हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं अगर तो कर लीजिए। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। इसमें नादी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नाशिद्य सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित है। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है, शब्द का संबंध गाय से है, यानी कि गाय का वध नहीं किया जाता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का नहीं है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है, किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं है। अब बढ़ेंगे हम लोग ईसा पूर्व एवं ईस्वी। ये कॉन्सेप्ट समझिए। ईसा पूर्व किसको कहते हैं और ईस्वी किसको कहते हैं? वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व यानी कि बीसी का फुल फॉर्म बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में चलती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु उनकी 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ एवं 483 वर्ष पूर्व उनकी मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईस्वी लिखा जाता है। ईस्वी को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी कि एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी जीसस क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर के आक्रमण ही वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब जानिए वामन अवतार के बारे में।
वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार से है जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। उनके पिता कश्यप ऋषि एवं माता अदिति थीं। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। अब आगे पेज पर चलिए, आगे क्या है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान है। याद रखेंगे किसका है, सतपथ ब्राह्मण का। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है। अगला है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में जानिए। शास्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। अब जानिए सामवेद के बारे में। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं यानी कि मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अगला है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जानिए। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मवेद यानी ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन एवं यज्ञ कर्म में ब्रह्मत्व प्रतिपादन। अथर्वंगिरस वेद ऋषि आंग्रिस दूसरे दृष्टा। भिषग्वेद औषधियों का भरपूर उल्लेख और क्षेत्रवेद स्वराज्य रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से भी जाना जाता है। अथर्ववेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय के सभी अंगों का वर्णन है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिपादन सूक्त माना जाता है जो अथर्ववेद के 12वें कांड में है। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्र भावना का उल्लेख मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन यानी कि खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महामत्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। माध्यानंदिन और काणो शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम, रानायनीय एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। तलवकार हैं ये, ठीक है। तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थीं जिनके नाम हैं पैपलाद, तौद, मौद, सौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श एवं चारण वेद। इन शाखाओं में सौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है।
पैपलाद संहिता अभी अपूर्ण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य शाखाओं की कोई भी संहिता उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। नेक्स्ट पेज में चलेंगे। ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिया गया है। तो एक बार सारणी को जरूर याद करके चले। ये सब सारणी आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय व कौशितकी, और यजुर्वेद है तैत्रेय व शतपथ, सामवेद पंचविश और अथर्ववेद गोपपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकई, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या दी गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता में है। कभी भी पूछे कि स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति कब है, कहाँ है, तो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन है। अब चलिए पढ़ते हैं वेदांग एवं सूत्र। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। तो एक एक करके पढ़िए। शिक्षा शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्म कांडीय विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, फिर व्याकरण, छंद और ज्योतिष। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्प सूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ हैं। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। श्रौत सूत्र यज्ञ विधि, गृह सूत्र गृहस्थ धर्म, धर्म सूत्र धार्मिक आचार, सुलभ सूत्र यज्ञ वेदियों की ज्यामिति। प्रमुख सूत्रकार देखिए कौन कौन से हैं। गौतम जो कि एक धर्म सूत्र है, बौधायन धर्म सूत्र है, आपस्तंभ धर्म सूत्र है, वशिष्ठ धर्म सूत्र, सांख्यायन गृह सूत्र, आश्वलायन गृह सूत्र, जैमिनी मीमांसा सूत्र, पाणिनि व्याकरण सूत्र, अष्टाध्यायी। सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। अब है पुराण। पुराण के बारे में जानिए। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, यानी कि पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराण और संबंधित वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन से, और वायु पुराण जो है गुप्त वंश से संबंधित है। इसको जरूर याद कर लीजिएगा। टेबल हमेशा याद करके ही चलना चाहिए।
अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। नोट: पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। उपनिषदों की रचना पुराणों से पहले हुई थी। ठीक है, उपनिषदों की रचना जो है वो पुराणों से पहले हुई है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, जो कि पाली भाषा में है, संस्कृत में कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसकी रचना स्थविर मोगलीपुत्र तिस्क ने लगभग 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। कभी पूछे तो जरूर याद रखिएगा, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इसके रचयिता भद्रबाहु माने जाते हैं। इसमें तीर्थंकरों, विशेषकर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी के जीवन चरित्र का वर्णन है। पर्युषण पर्व के दौरान जैन साधु साध्वी इसका पाठ और व्याख्या करते हैं। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। नोट में याद रखना है कि जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। यह एक विधि ग्रंथ है। क्या है? एक विधि ग्रंथ है। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक है साम शास्त्री। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी, राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग है, जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी गई है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। अब देखिए अरबों की सिंध विजय का वृतांत। अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा या फतेहनामा मूल रूप से अरबी भाषा में थी, जिसका फारसी में अनुवाद 1226 में नसरुद्दीन कुबाचा के शासनकाल में अली बिन अबू बकर कूफी ने किया। इसके बाद मिर्जा कालिज बेग ने वर्ष 1900 में चचनामा को अंग्रेजी एवं सिंधी में भी अनुवाद करवाया। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इसके लेखक पाणिनि हैं। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। अब पढ़िए विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनानी रोमन लेखक, जिसमें आप टेसियस, हेरोडोट्स के बारे पढ़ते हैं और इसके बाद और हैं यहाँ पर। तो पहले पढ़ेंगे टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, इसलिए इसको हम लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देते। दूसरा है हेरोडोट्स। इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है, इसलिए इसको भी बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दिया गया। अगला है सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेसिक्रटस तथा आरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। इसके अलावा है मेगास्थनीज।
यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। फिर है डायमेकस। यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। देखिए, जो भी यात्री हैं वो किसके शासनकाल में आए हैं और कहाँ से आए हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। छठा जो है वो है डायोनीसियस। यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। फिर है अगला 7वां टॉलमी। इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। और फिर है प्लीनी। इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। किससे मिलता है? प्लीनी से। फिर है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अगले हैं चीनी यात्री लोग, चीनी लेखक। पहला नाम है फाहियान। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। मतलब कि मध्य प्रदेश की जनता बहुत ही सुखी थी और बहुत समृद्ध जीवन जीती थी। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। इसको एक बार और पढ़ेंगे। संयुगन। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। फिर है हेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपीसा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। कभी पूछे कि कौन नालंदा विश्वविद्यालय में स्टडी किया था, पढ़ा था, अध्ययन किया था, तो आप हेनसांग टिक लगाइए। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की नाम से प्रसिद्ध है जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। अब अगला पॉइंट है, हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब है इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब पढ़ेंगे हम लोग अरबी लेखकों के बारे में, जिसमें पहला नाम है अल बरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी कि तहकीक ए हिंद, भारत की खोज, आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। कितने अध्यायों में? 80 अध्याय में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इसके बाद है अरबी लेखक में इब्ने बतूता। इब्ने बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक खुद भी बहुत पढ़ा लिखा राजा था, उसको पढ़े लिखे लोग पसंद आ गए होंगे। अब है अन्य लेखक, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग तारानाथ और मार्को पोलो।
तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अगला है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसको कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, इनको कहा जाता है। फिर से दोहराइए इसको। भारतीय पुराशास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सेवेल, जेम्स वर्गेस, वॉल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाजकोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस सुंग वंश के राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था। किसके दरबार में? राजा भाग्रभद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। एरन अभिलेख जो कि किसका है? शासक हैं उनके भानुगुप्त। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थीं। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कसारपन कहा गया है। क्या कहा गया है? कसारपन कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसने किया? यवन शासकों ने किया। अब महत्वपूर्ण अभिलेख और उससे जुड़े हुए शासक का नाम याद कीजिए। ये टेबल में है और जरूर याद कीजिए। हाथी गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख है जिसके शासक हैं कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख रुद्रदमन प्रथम का है। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री और प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त का है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। ग्वालियर अभिलेख के शासक हैं प्रतिहार नरेश भोज और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख के शासक है स्कंदगुप्त। फिर है अगला देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख के शासक कौन है? बंगाल शासक विजयसेन। इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ये स्टार मार्क इसके लिए नहीं लगा हुआ है। स्टार मार्क इसका लगा हुआ है रुद्रदमन प्रथम के लिए। ठीक है, रुद्रदमन प्रथम के लिए स्टार मार्क है और याद कीजिए कि इसे संस्कृत में पहला लंबा शिलालेख जारी करने का श्रेय दिया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी कहलाता है। इससे क्वेश्चन बना है। ठीक है, और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सके हैं अभी तक। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगती है और चौथी पाँचवीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा है। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं सदी या 10वीं सदी यानी कि 9वीं 10वीं सदी में होने लगा। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस है। कार्पस इनस्क्रिप्शनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं।
समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के में उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के में देखने के बाद कहा गया कि वो संगीत प्रेमी होगा। अरिकमेडु पुडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट, सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा के बारे में कहा गया है, सुवर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार। फिर मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यव द्वीप से स्थापित हुए हैं। तो यह चैप्टर यहीं समाप्त हुआ। दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, लेकिन इस वीडियो में नहीं, उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को ज़रूरत है कि कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर ले कि जो आप इसमें चैप्टर में पढ़े हैं वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अभी हाल के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है, ऋग्वेद के किस मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर हो गया तीसरा मंडल। ऑप्शन में आंसर यहाँ टिक किया हुआ है। दूसरा है कि भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? तो अभी आप पढ़े सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। फिर अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो एरन अभिलेख से। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? आंसर है मेगास्थनीज थे। नेक्स्ट है, विष्णु पुराण का संबंध किस प्राचीन भारतीय वंश से है? तो आंसर है मौर्य वंश से है। नेक्स्ट है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया था? तो राइट आंसर है यवन शासकों ने किया था। नेक्स्ट है, कलिंग राजा खारवेल का नाम किस अभिलेख से जुड़ा है? तो सही आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो आपको पता है कि 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। नेक्स्ट है कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अगला आप देख लीजिए जो आप मेन इसमें पढ़े हैं। ठीक है, प्राचीन इतिहास के स्रोत एक नज़र में, साहित्यिक स्रोत, विदेशी विवरण और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में आप वेद के बारे में पढ़े, 4 वेद। ठीक है, और ऋग्वेद गायत्री मंत्र उसी में था। पुराण पढ़े, और फिर विदेशी विवरण में मेगास्थनीज, ह्वेनसांग जैसे यात्रा करने वाले लोगों के बारे में पढ़े। और पुरातात्विक स्रोत में जनक, एपिग्राफी, न्यूमेस्मेटिक्स ये है। तो इसी के आधार पे आप समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है। आप पूरा चैप्टर को कवर कीजिए। ये सभी एग्ज़ाम्स में लगभग आता ही है। लुसेंट एक ऐसा किताब है कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हर परीक्षा में आपको इसी से प्रश्न देखने को मिलता है। तो आप पूरा बुक मेरे साथ कवर कर सकते हैं। आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए। फिर धीरे धीरे हम लोग पूरा बुक कवर कर लेंगे। इसके बाद एक और बुक है जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, वो ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे। आप केवल वीडियो को प्यार दीजिए, अपने चैनल को अपना समझिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।